इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसके अवशेष हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं उसके बारे में जाना। प्रस्तुत वीडियो में आपको कालीबंगा से प्राप्त सैंधव युगीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। कालीबंगा से जिस हड़प्पाकालीन संस्कृति के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं वह करीब 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। विगत वीडियो में आपको बताया गया था कि वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत कालीबंगा नामक स्थान से हमें प्राक सैंधव और सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा स्थान को कालीबंगा नाम क्यों दिया गया? कालीबंगा में काली चूड़ियाँ अधिक मात्रा में प्राप्त हुई, इसीलिए इसे कालीबंगा कहा गया। बंगा पंजाबी में चूड़ियों को कहा जाता है और ये क्षेत्र पंजाबी बहुल क्षेत्र है, इसलिए इस स्थान का नाम कालीबंगा पड़ा है। इसे हम सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कह सकते हैं। इसका कारण है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख राजधानियां कहा जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय ये दोनों ही क्षेत्र पाकिस्तान में होने के कारण पाकिस्तान चले गए और भारत में हड़प्पा सभ्यता के बहुत कम स्थल रह गए। ऐसे में जब उत्खनन कार्य शुरू हुआ और कालीबंगा की प्राप्ति हुई तो ये पता चला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की भांति यह भी एक विशाल नगर था। इसीलिए इसे सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा जाता है और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रथम नगर इसे हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत में हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी विशेषताएं या जितने भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उनमें यह प्रमुख नगर है। अनेक लोग ये भी मानते हैं कि कालीबंगा के अंतर्गत हमें जो सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं वो दो अलग अलग सभ्यताएं हैं। प्राक सैंधव अलग है, सैंधव अलग है। लेकिन मतलब कालीबंगा से पहले इस चीज़ को माना जाता था, लेकिन कालीबंगा में जब हमें एक निरंतरता प्राप्त होती है कि प्राक सैंधव अवस्था की कई विशेषताएं हमें ऐसी दिखाई देती हैं कि वही विशेषताएं जाकर सैंधव सभ्यता में स्थापित हुई, तब ये ज्ञात होता है कि इनके मध्य एक तारतम्यता थी, या जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि जैसे एक शिशु का विकास होता है वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा काल के विभिन्न नगरों की भांति कालीबंगा में भी हमें नगर और दुर्ग दोनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। पश्चिम की ओर दुर्ग बना हुआ है और पूर्व की ओर नगर बसा हुआ है, जिसे हम निचला नगर या बस्ती कहते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है, हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश दुर्गों के चारों ओर हमें चहारदीवारी या जिसे हम परकोटा कहते हैं वो प्राप्त होता है। कहीं दुर्ग और नगर एक ही परकोटे के अंतर्गत हैं, कहीं अलग अलग हैं और कहीं इन लोगों को अलग से भी घेरा गया है। कालीबंगा के अंतर्गत भी दोनों की जो प्राचीर हैं वो अलग अलग हैं, दुर्ग की अलग है और नगर की अलग है। अब यहाँ हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं दुर्ग का। दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया पश्चिम के उच्च टीले पर है और टीले के नीचे ही हमें प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। उत्तर से दक्षिण में दुर्ग 240 मीटर और पूर्व से पश्चिम में 120 मीटर फैला हुआ था। दुर्ग के चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी जिसे हम चहारदीवारी कहते हैं। यह 3 से 7 मीटर तक चौड़ी है और इस दुर्ग की मजबूती को बनाए रखने के लिए, इस परकोटे की मजबूती को बनाए रखने के लिए इसमें बीच बीच में बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज आप कह सकते हो कि जहाँ शायद सुरक्षा चौकी की तरह उन्हें प्रयोग किया जाता है या मीनारों की तरह उन्हें परकोटे में बनाया जाता है। यह आप आजकल के जो मध्यकालीन समय के जितने भी दुर्ग हैं उनमें भी ये चीज़ें आप देख सकती हैं। यहाँ जो ईंटें प्रयुक्त की गई, पूरे ही हड़प्पा सभ्यता में हमें जो ईंटों का अनुपात प्राप्त होता है वो अनुपात है लगभग 4:2:1 की ईंट है। कुछ भिन्न हो सकती हैं लेकिन सभी ईंटों का अनुपात हमेशा यही रखा गया। 4 का अर्थात तात्पर्य है लंबाई, 2 का तात्पर्य है चौड़ाई और 1 का तात्पर्य है या ऊंचाई। 4:2:1।
यहाँ जो ईंटें प्रयोग की गई हैं उन ईंटों का माप है 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर। 40 लंबाई, 20 चौड़ाई, 10 ऊंचाई, या 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर। 30 लंबाई, 15 चौड़ाई, 7.5 ऊंचाई। देख लेंगे आप खुद ही कि 4:2:1 को एक का अनुसरण कर रही हैं। संभवतः यह माना जाता है कि यह दीवार भी 2 चरणों में संपन्न हुई, जैसे कि प्राक हड़प्पा सभ्यता की तरह। निर्माण के प्रथम चरण में बड़ी और द्वितीय चरण में छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया। यह अभी आपको बताया ही है कि ईंटें 2 प्रकार की हैं, 40 × 20 × 10 या 30 × 15 × 7.5। दुर्ग के दक्षिणी भाग के एक हिस्से में 5 से चबूतरे बने हुए हैं। कालीबंगा 2 चीज़ों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, एक तो जुते हुए खेत के अवशेष और दूसरा अग्निवेदिकाएं। जुते हुए खेत के अवशेष के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, प्राक हड़प्पा का साक्ष्य है। और अग्निवेदिकाओं के बारे में अब आप पढ़ेंगे कि दक्षिण के एक भाग में 5 या 6 चबूतरे बने हुए हैं जिन पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए ईंटों की जड़ाई का मार्ग बना है। कुछ चबूतरों पर आयताकार कुंडनुमा वेदिका और कुरवे बने हैं। इन वेदियों में हड्डियाँ, सींग, राख आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसीलिए विद्वानों ने ये अनुमान लगाया है कि इनका कोई धार्मिक प्रयोजन रहा होगा। दुर्ग के प्रवेश द्वार उत्तर और दक्षिण दोनों ही ओर हैं। उत्तरी द्वार पर सीढ़ियाँ प्राप्त हुई हैं, प्रवेश के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन दक्षिणी दिशा में जो द्वार है उसमें सीढ़ियों के साथ साथ गलियारा भी है। तो विद्वानों का ये मानना है कि उत्तरी द्वार अभिजात वर्ग के प्रवेश के लिए था और दक्षिणी द्वार सामान्य जन के प्रवेश के लिए था। दुर्ग के दूसरे भाग में अभिजात वर्ग के निवास स्थान हैं। ये निवास स्थान वैसी ही ईंटों से बने हैं जिनसे दुर्ग की प्राचीर बनी है। ये भवन 1 मंजिल थे। इनमें 3 से 4 कमरे थे और नालियाँ बनी हुई थी, जिसे हम जल निकास प्रणाली सामान्यतः शब्द प्रयोग करते हैं। अब इसके पश्चात आता है नगर। दुर्ग और नगर ये 2 प्रमुख भाग हैं। नगर पूर्वी टीले पर प्राप्त हुआ है। इसकी जो माप है वो 360 और 240 मीटर के माप में प्राप्त होती है। कालीबंगा का सुनियोजित नगर या बस्ती खंड बसा हुआ था। दुर्ग की भांति नगर के चारों ओर भी कच्ची ईंटों का परकोटा या जिसे हम चहारदीवारी कहते हैं बना हुआ था। ईंटों का माप यहाँ भी वही है, 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर, 4:2:1। नगर के भवनों व सड़कों की आयोजना शतरंज पट्ट की भांति थी। आप लोगों ने पिछली साल हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये पढ़ा था कि जाल की तरह सड़कें और गलियां एक दूसरे को जाल की तरह 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। तो ऐसा ही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को प्राप्त होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली 3 सड़कों के द्वारा यह नगर अनेक खंडों में विभाजित किया गया था। इन सड़कों की चौड़ाई 80 के गुणज में थी। ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 मीटर चौड़ाई की हमें सड़कें प्राप्त होती हैं। प्रारंभिक काल में सड़कें कच्ची थी। कच्ची का मतलब है मिट्टी की बनी हुई थी, लेकिन कालांतर में इन सड़कों को मिट्टी की ईंटों से जमा दिया गया था या उनसे भर दिया गया था। अब यहाँ इस संदर्भ में आप लोगों को ये याद रखना है कि ईंटें 2 प्रकार की होती हैं। एक तो धूप में पकाकर बनाई गई ईंटें और दूसरी आग में पकाकर बनाई गई ईंटें। तो यहाँ सड़कों पर जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है वह धूप में पकाकर बनाई गई ईंटें थीं। इनके लिए सामान्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सड़क के कोने में एक रक्षा स्तंभ होता था। सुनियोजित नगर निर्माण के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि नगर में हर व्यवस्था सही चलती रहे, इसके लिए कोई स्थानीय सत्ता रही होगी, जिसे हम नगर पालिका या ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। आता है मकान। मकानों का निर्माण हमेशा एक खंड में होता था, जिसके सड़कें और गलियों के द्वारा जब विभाजित किया जाता था तो बीच में एक खंड बन जाता था और उस खंड में ही मकान बनाए जाते थे। प्रत्येक खंड में 5 या 6 मकान बनाए जाते थे और प्रत्येक भवन 2 या 3 सड़कों की ओर खुलता था। ये ध्यान रखने योग्य, मुख्य सड़क की ओर कोई भी मकान नहीं खुलता था, गलियों की ओर ही मकान खुलते थे। प्रत्येक मकान में एक आंगन और 6 या 7 कमरे होते थे। मकानों में भी उन्हीं ईंटों का प्रयोग किया गया है, वैसी ही प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है जैसी दुर्ग में किया गया है। भवनों की फर्शें और छतें
प्राक सैंधवयुगीन भवनों की भांति मिट्टी की ही बनी हुई थी, यानी कि मिट्टी की ईंटों, कच्ची ईंटों की थी। मकानों के जो फर्श हैं वो भी कच्ची ईंटों से बने होते थे, लेकिन हमें एक मकान प्राप्त हुआ है जहाँ अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया है, जिस पर अलंकरण किया गया है ईंट पर। तो ये माना जाता है कि जो धनी लोग थे वो अलंकृत ईंटों का प्रयोग अपने मकान में करते होंगे। कुछ भवनों की छतें कच्ची हैं। कच्ची छतों का मतलब है लकड़ी की सहतीरों पर खपरेल और कबेलू डालकर छतें बनाई गई हैं। एक भवन में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। छत से बरसात के पानी के निकास के लिए परनाले का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा से हमें एक टूटा हुआ परनाला प्राप्त होता है, जिससे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा युगीन नगरों की भांति यहाँ भी जल निकास प्रणाली थी कि घर का जितना भी गंदा पानी होता था उसे मुख्य नाली के द्वारा सड़क पर लाया जाता था और सड़क पर गड्ढे बनाए जाते थे और उन गड्ढों में बड़े बड़े मृदभांड रखे जाते थे। कचरा मृदभांडों में एकत्रित होता जाता था और गंदा पानी उन मृदभांडों से बाहर निकलकर नाली में बह जाया करता था। इस तरह से वहाँ पर भी सफाई या स्वच्छता का ध्यान रखा गया था। अन्य क्षेत्रों की भांति या सिंधु सरस्वती सभ्यता के अन्य स्थानों की भांति हमें यहाँ से भी बहुत सारे मृदभांड प्राप्त होते हैं, जिन्हें मिट्टी के बर्तन कहा जाता है। कारण था मानव को दैनिक जीवन के लिए अनेक प्रकार के बर्तनों की आवश्यकता थी, चाहे वो खाना पीना हो, छानना हो, अनाज को संग्रहित करना हो या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त करने हो। तो ऐसे में अपने उपयोग के लिए उसने विभिन्न प्रकार के, जैसी उसे आवश्यकता थी उसके आधार पर उसने मृदभांडों को बनाया था। कालीबंगा के मृदभांडों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इन मृदभांडों में पैंदे वाले, जिन्हें हम आधार वाले कह सकते हैं, ऐसे मृदभांडों का प्रयोग किया गया था, ऐसे बर्तनों का प्रयोग किया गया था, जैसे पैंदे वाली थाली, कुल्हड़, छिद्रित मृदंगाकार बर्तन, लंबोदरा जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती थी, ऐसा घड़ा। इन बर्तनों को चाक पर बनाया जाता था और इसीलिए ये हल्के और पतले थे, लेकिन इनमें सुडौलता और सुंदरता का अभाव है। इन बर्तनों पर विभिन्न ज्यामिति बोलते हैं रेखा गणित से संबंधित, जिनमें आड़ी, तिरछी, त्रिभुजाकार हो या साधारण रेखाएं हो, इस तरह की ज्यामितीय और प्राकृतिक अलंकरणों से इस पर अलंकरण किया गया है। कुछ बर्तनों पर मछली, कछुआ, बतख, हिरन आदि की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा कालीबंगा के उत्खनन से हमें खिलौने आदि अन्य सामान भी प्राप्त होते हैं, जैसे तांबे की मोहरें, चूड़ियाँ, नापतोल के बांट, कांच के मनके, मृणमूर्तियाँ आदि भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो यहाँ के निवासियों की कलात्मक अभिरुचि को बताती हैं। मुद्राओं पर पौराणिक और यथार्थ पशुओं के चित्र अंकित हैं। मिट्टी की मूर्तियों में आक्रामक सांड की मूर्ति शारीरिक गठन और भावों के यथार्थ अंकन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कालीबंगा से एक सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऐसा लगता है कि वो कहीं आक्रमण करने के लिए तैयार है। तो उस सांड की मूर्ति से ही हमें उसके भावों का, और जैसी एक आकृति होती है सांड की, लगभग वैसी ही वो उस मिट्टी की मूर्ति को बनाने की कोशिश की गई है। तो इससे पता चलता है कि उस समय का जो कलाकार था अत्यंत कुशल हो चुका था। इसके पश्चात यहाँ से हमें कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें घिया पत्थर, तांबे और कांच की मिट्टी की बनी हुई हैं। इन मुद्राओं पर पौराणिक और पशुओं के चित्र अंकित हैं। कुछ मुद्राओं पर सिंधु लिपि में लेख भी उत्कीर्ण हैं। यद्यपि इन लेखों को अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ। ये आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो स्वाभाविक है यह भी सिंधु सभ्यता का नगर है, तो हम यहाँ की लिपि को भी नहीं पढ़ पाए हैं। यहाँ से प्राप्त एक सैंधव लिपि युक्त मृदपात्र पर लिपि की ओवरलैपिंग है। एक मृदपात्र पर हमें लिपि प्राप्त होती है, जिसे देखने से ये पता चलता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में आप लोगों ने खरोष्ठी लिपि के बारे में पढ़ा होगा। खरोष्ठी लिपि जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित थी, वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आजकल आप लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन वो उल्टी लिखी जाती थी। तो इसीलिए ओवरलैपिंग से ही हमें यह पता चलता है कि यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब है मृतक संस्कार, या मृतक संस्कार किस प्रकार से किया जाता था। कालीबंगा के दुर्ग से 300 मीटर दूर मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान यानी कि मृतक संस्कार की विधियों पता चलती हैं।
यहाँ 3 प्रकार की शवाधान पद्धतियाँ थीं। पहली, आयताकार या अंडाकार गर्तों में शवाधान किया जाता था। इसमें सीधा शव लेटा दिया जाता था और उसके साथ मिट्टी के पात्र आदि रख दिए जाते थे। एक कब्र में तो हमें तांबे का दर्पण भी प्राप्त होता है। द्वितीय प्रकार का शवाधान वृत्ताकार गर्त बोलते हैं गड्ढे को, गर्तों में शवाधान। इन गोल कब्रों में एक कलश और उसके चारों ओर 4 से लेकर 29 तक मृदभांड रखे जाते थे। कुछ कब्रों में मनके, शंख, वलय, घिया पत्थर की वस्तुएं भी मिली हैं। तीसरा प्रकार का शवाधान था आयताकार या अंडाकार गर्तों में मृदभांड निक्षेप। आयताकार या अंडाकार गर्तों में मृदभांडों के या अन्य सामग्री रखी जाती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पहले प्रकार के जो शवाधान थे उनमें ही शव को रखा जाता था। बाद के जो 2 शवाधान है, वृत्ताकार गर्त और आयताकार अंडाकार गर्त, इनमें केवल प्रतीकात्मक रूप से इन्हें बनाया जाता था। अब इसके पश्चात आता है कि सभ्यता का पतन कब हुआ। ये स्पष्ट है कि सभ्यता का पतन करीब 1800 ईसा पूर्व के आसपास हो गया। जैसे सिंधु सभ्यता के अन्य केंद्र, अन्य नगर नष्ट हुए, वैसे ही कालीबंगा का भी समापन हो गया। जैसे अन्य जगहों के बारे में कहा जाता है, कहीं हमें बाह्य आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहीं जलप्लावन यानी बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहीं महामारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसा लगता है कि कालीबंगा में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि बाढ़ प्लावन हो या जलप्लावन हो या अन्य कुछ हो। यहाँ के बारे में विद्वानों ने माना है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ या नदियों का मार्ग परिवर्तित हुआ। ये स्पष्ट है। सबसे देखो महत्वपूर्ण है, सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता पनप रही थी। सरस्वती नदी आज लुप्त हो चुकी है, तो ये माना गया कि सरस्वती नदी के लुप्त होने के कारण या उसके दिशा परिवर्तन के कारण ये समाप्त हुई। या जो समुद्री हवाएं पहले आर्द्रता लाती थीं, वर्षा का कारण बनती थीं, वे ही हवाएं अब सूखी चलने लगी और कालांतर में यह भूभाग समुद्र से रेत बन गया। इनके आधार पर यह माना गया कि 1800 ईसा पूर्व में राजस्थान में आर्द्रता और हरियाली समाप्त हुई और शुष्क जलवायु आरंभ हो गई। यह जलवायु परिवर्तन ही कालीबंगा सहित उत्तर पश्चिमी भारत में सिंधु सभ्यता के अन्य केंद्रों के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। कार्बन 14 विधि से भी कालीबंगा के अंत की तिथि यही पता चलती है। इसके अलावा नदियों का दिशा परिवर्तन, जो कि अभी आपको बताया, जैसे अन्य अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो यहाँ गोपीनाथ शर्मा का मैं कोट करूँगी। गोपीनाथ शर्मा जी ने ये कहा है कि जैसे जैसे नदियों का पानी सूखता गया और अन्य सहायक नदियों के बहाव के मार्ग दूसरी ओर मुड़ते गए और धीरे धीरे वर्षा की कमी आती गई, तो इस स्थान का कृषि कार्य नष्ट होता गया। सूखे के कारण जंगल नष्ट हो गए, हरियाली में चराई से कम होती गई और मरुस्थल की बढ़ोतरी के कारण पीने के पानी की कमी हो गई और इसीलिए यहाँ के लोग देश के अन्य भागों में जाकर बसने लगे। तो हम ये सारे कारण मान सकते हैं जिसकी वजह से कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान में पनपी वो समाप्त हो गई। धन्यवाद।